हेलो बच्चों, आज से हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं जो 11th के लिए है, पीसीएमबी बैच। और ये बैच पूरी तरह से फ्री है। इसमें पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट्स होंगे और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि आप ऐप पे देखिए। ऐप पे देखने का फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेंगे और हर एक लेक्चर पे बेस क्वेश्चन, जिसको हम डीपीपी बोलते हैं, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक जो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, ऑन दिस अर्थ, उनके बारे में बात करते हैं। अब टॉपिक में जाने से पहले थोड़ी बातें आपसे मैं करना चाहूँगा, वो इसलिए कि यू हैव टू सी दिस चैप्टर थॉरोली। अब अगर आपने फ्यूचर में नीट देना है या फिर सीईटी देनी है, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, तो आपको जासूस बनना पड़ेगा। हाँ जी, जासूस बनना पड़ेगा। मतलब क्या, एक एक चीज आपको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं। आप नीट एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपने क्या करना है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस है, मैं आई मेक श्योर कि आई पुट ऑन टू माई पीपीटीज, मेरे स्लाइड्स में, मेरे नोट्स में वो रिफ्लेक्ट होंगे ही होंगे। वो आपको ध्यान से पढ़ना है। दूसरी चीज, जो भी टर्म्स आते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस, वो एग्जैक्टली उसकी मीनिंग क्या है मैं तो समझाऊंगा ही, लेकिन साथ में आपको उसके ऊपर नोट्स बना के रखने हैं। तीसरी चीज जो इस चैप्टर में नहीं है या कम है, वो डायग्राम्स। आपको वेल लेबल्ड डायग्राम्स भी पता होने चाहिए। चौथी चीज, आपके सेल्फ नोट्स। मेरे नोट्स तो आपके साथ रहेंगे ही, लेकिन आपको अपने नीट के हिसाब से भी नोट या फिर सीटी के हिसाब से भी नोट्स बनाने होंगे। पांचवी चीज, हर एक चैप्टर से जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी नीट या फिर सीईटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ते तुम्हाला दुर्लक्ष नहीं करायची, कळला है सगळे गोष्टी। आता विल स्टार्ट दिस। क्लियर है ये सारी बातें? चलो, तो पहली चीज मैं आपको समझाने वाला हूं कि मैं पढ़ाऊंगा क्या आपको। आई एम गोइंग टू टीच यू द बॉटनी। ये बॉटनी पढ़ाऊंगा, जो बायो के दो पार्ट हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो जूलॉजी जो पढ़ाएंगे पीएम सर, और मैं आपको बॉटनी पढ़ाने वाला हूँ। दूसरी चीज, मैं अंदर जाने के पहले एक और आंसर कर देता हूँ कि उस दिन ओरिएंटेशन में मैं नहीं था, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि ये बैच फ्री क्यों है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे जो डिजर्विंग बच्चे हैं, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो किसी बड़े कोचिंग में एडमिशन ले पाएँ और अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो ये पीडब्ल्यू की तरफ से एक अफोर्डेबल एजुकेशन देने का प्लान है। और ये प्लान ऐसा है कि आपको सब क्वालिटी टीचर मिलेंगे, इंडिया के टॉप मोस्ट क्वालिटी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सो दैट आप आगे चल के इंडिया के एक रिस्पेक्टेड सिटीजन की तरह आप काम करो। जो भी आपने गोल सेट किया हुआ है, पहले तो नीट और सीईटी आपका जो भी गोल है, उस पे आपको ध्यान देना है और वो एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको हम हेल्प करें in order to compete with the other student, and you have to come with the flying color। मैं अस्थाना सर, मैं आपको बॉटनी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए फर्स्ट देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली द लिविंग मीन्स। ये टॉपिक्स होंगे आज के। लिविंग क्या है, फर्स्ट थिंग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ये बहुत दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और इसी कंफ्यूजन का यूज करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले। जहाँ पे आप कंफ्यूज हो, जहाँ पे एक नाम के अलग मतलब निकल रहे हो, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ें आएंगी, यू हैव टू कीप योर सेल्फ ऑन द अलर्ट मोड, और वहाँ से आप जो भी क्वेश्चन निकालने की कोशिश करोगे, वैसे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। तो पढ़ने का मूल मंत्र क्या होगा कि क्लास में आपको अटेंटिव रहना है। आप चाहो तो, मैं तो बोलूँगा कि एक शॉर्ट में पूरा वीडियो देखो आप, और उसके बाद अपने नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद जो डीपीपी है उसके क्वेश्चन सॉल्व करो।
और जहाँ जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, बोलता हूँ कि एग्जाम में आ सकता है, उसको भी ध्यान देना है, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द लिविंग? हम किसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? ठीक है, तो अगर हम रफ कैटेगरी बनाएं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये लिविंग है, जैसे बैक्टीरिया जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते वो। दूसरा, प्लांट्स, प्लांट्स के सारे कैटेगरीज आगे बात करेंगे डिटेल में। एनिमल्स और फंजाई। फंजाई को मैं जानबूझ के अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज हैं जिसको आप देख सकते हो। प्रोटिस्टा भी लिख सकता था, मैं नहीं लिख रहा हूँ। एक चीज और, आप सोच रहे होगे कि वायरस क्यों नहीं, तो वायरसेस के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। सो यू कैन सी देम बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए, तभी आप ये ऑर्गेनिज्म को देख सकते हो। प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जो ऑटोट्रॉप्स हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। आई होप दैट इट दीज टर्म्स आर क्लियर, नहीं तो आगे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वो देन एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स आपको पता हैं, राइट फ्रॉम द पोरीफेरा टू द मैमेलिया, अलग अलग जो फाइलम्स हैं, फाइलम में आपको ये सारी से, मैमेलिया इज नॉट ए फाइलम, ये कॉर्डेटा का पार्ट है। तो वैसे ही आपको सारे फाइलम के ऑर्गेनिज्म, मैं बस एक दिखा रहा हूँ कि इट कैन बी वेरी स्मॉल, फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज टू द ह्यूज ऑर्गेनिज्म लाइक अ वेल। तो इतने छोटे से बड़े, वैसे ही छोटे प्लांट से लेके बड़े प्लांट तक। सिकोया एक जिम्नोस्पर्म है, उसकी हाइट अराउंड 110 मीटर्स के आसपास होती है। तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपने स्टडी करनी है। उसके अलावा फंजाई एक अलग ग्रुप है। ये फंजाई एक्चुअली हेट्रोट्रॉप्स हैं, पहले इनको प्लांट में रखा गया था, बाद में उनको बहुत सारे रीजन की वजह से सेपरेट कर दिया गया। वो रीजन हम विल ट्राई टू फाइंड इट आउट व्हेन विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन, ठीक। अब ये चैप्टर को हमने करना कैसे है? अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको पहले और दूसरे चैप्टर में होगा। क्या होगा कि क्योंकि हमें एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड दोनों कवर करने हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट चैप्टर की है स्टेट बोर्ड ने सेकंड में लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी ने उसको फर्स्ट चैप्टर में ही रखा हुआ है। तो विल ट्राई टू फॉलो दोज टुगेदर, ठीक है। तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपने सेकंड चैप्टर में कर रही हो पहले पे भी कर सकते हो, वो कोई बड़ा इशू नहीं होना है, ठीक है। हम वैसे ही जाएंगे ताकि आपकी नीट की भी प्रिपरेशन अच्छी हो और सीईटी की भी अच्छी हो, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बोलते किसको हो? तो बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं। एक, वो ग्रोथ कर सकता है, हम एग्जामिन करेंगे वन बाय वन, अभी मैं जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। वो ग्रोथ कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर या फिर सॉइल है, मॉइस्चर कितना है, लाइट कितनी है, वो सारी चीज़ों को वो आसानी से सेंस कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी चेंजेस होते हैं उसको वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, जो इन्वायरमेंट जो स्टिमुलस देता है, इन्वायरमेंट जो भी इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे स्टिमुलस, या फिर ढेर सारे स्टिमुलस होंगे तो उसको स्टिमुलाई भी बोल सकते हैं, स्टिमुलाई, ठीक है। और इससे वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, ठंड होती है या फिर गर्मी होती है या फिर बारिश होती है, तो आप क्या करते हो? यू वियर द रेन कोट फॉर द रेनी सीजन, you wear jacket for the winter, and usually try to wear thin cloth or the cotton cloth of basically the off color in order to absorb the heat से बचने के लिए ये करते हो। तो आपने रिस्पॉन्ड किया किसको?
इन्वायरमेंट को। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज हो सकती है उसके अंदर? मेटाबॉलिज्म, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी का यूज करना, नए कंपाउंड बनाना, वो सारे सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ अपने खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इंट्रैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट, ठीक है। तो वो इंट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और इमर्जिंग प्रॉपर्टीज हैं जो वो नेचर से अडॉप्ट करने में आगे की तरफ लेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब देखोगे, तो अगर तुम मोटा मोटा कैरेक्टर्स देख रहे हो, तो इट कुड बी द ग्रोथ, इट कुड बी द रिप्रोडक्शन, इट कुड बी द मेटाबॉलिज्म, इट कुड बी द कॉन्शियसनेस, इन्वायरमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और उनका ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुम ये ऑर्गेनिज्म देखोगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली जो होते हैं ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स होते हैं, या कुछ अगर प्रोटिस्टा वगैरह है तो वो यूकैरियोट भी हो सकते हैं। प्लांट्स हमेशा तुम्हारे मल्टी सेलुलर होंगे कुछ केसेस को छोड़ के, और वो एक बड़े लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन लेवल भी हो सकता है, एनिमल भी वैसे ही है। तो उनका एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी बेसिक यूनिट सेल होती है। देन फंजाई का भी सेम है, फंजाई का भी खुद आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप का होता है, और दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू सरवाइव। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज मिलती हैं? अब यहाँ पे थोड़ा मैं और डीप में जाऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, और उनकी लाइफ को चलाने के लिए ये सारे फीचर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये जो पहला पार्ट है लिविंग और नॉन लिविंग, सो इसका अपोजिट नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं लिविंग में भी जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी एक या दो क्वेश्चन अगर आए इस चैप्टर से तो आपको परेशान कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, और कॉन्शसनेस, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, GRMCC, सबका मैंने पहला लेटर लिया हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका G लिया, इसका R, इसका M, इसका C और इसका C, ठीक है। और कितने लेटर बने? दिस इज द 5 लेटर वर्ड। मतलब आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो 5 हैं। ग्रोथ है, मेटाबॉल रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और कॉन्सियसनेस है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज रादर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपने याद रखनी है। सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगी। अब देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कौन सी प्रॉपर्टी जो डिफाइन करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनके ऊपर डिटेल में एक एक पॉइंट को मैं इलोबरेट भी करूंगा। अब कुछ स्टेट बोर्ड ने कुछ बातें की हुई हैं जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे चल के दूंगा। उन्होंने इसको बोला बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। अब स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर खोलोगे तो उन्होंने थोड़े में बात की हुई है, लेकिन एनसीईआरटी ने थोड़ा ब्रॉडन किया हुआ है, और यूजुअली क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक। तो जितना ज़्यादा डीप में आप समझने की कोशिश करोगे और जितना डीप में आप जाओगे, और मैंने क्या बोला कि यू हैव टू बिहेव लाइक अ डिटेक्टिव, तो वो आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक। तो पहली चीज क्या है कि लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस बॉर्न हैज टू सर्वाइव। एक बारी पैदा हुए तो दे विल फाइट इट आउट फॉर दियर सर्वाइवल। जैसी भी कंडीशन हो वो ट्राई करते हैं अपने लेवल पे बेस्ट उस कंडीशन में सर्वाइव करने के, ठीक है। उसके लिए उनको क्या चाहिए होगा? एनर्जी चाहिए होगी,
बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। अब ये जो केमिकल मॉलिक्यूल हैं ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक में भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक में बेसिकली जो बायोपॉलीमर्स होते हैं, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये बायोमॉलिक्यूल है, पॉलीमर्स हैं। इसके अलावा लिपिड हो गए, वाइटमिन्स हो गए, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड हो गए, जो छोटे मॉलिक्यूल हैं, छोटे का मतलब बहुत छोटे नहीं, उनका मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारे उनकी एक्टिविटी के लिए लगते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए लगते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल में यूज़ होते हैं, उनकी जो डे टू डे की लाइफ है जहाँ से वो या तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कुछ नए कंपाउंड बना रहे हैं, इन सबको एक साथ मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। और मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म। जा कैटा का मतलब होता है कोई चीज़ ब्रेक हो, तो जब भी कैटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जब भी एनाबॉलिज्म होगा तो वहाँ पे कोई नई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। वो सिंथेटिक एक्टिविटी है, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ बनेगी, नई चीज़ बनेगी, छोटे मॉलिक्यूल को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, या फिर एक मॉलिक्यूल का दूसरे में कन्वर्जन होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एनाबोलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म क्या है तुम्हारा, ये सम है। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म, जिसमें एनर्जी का ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मॉलिक्यूल्स रादर ब्रेक डाउन होंगे और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दूसरा है एनाबॉलिज्म, जहाँ पे उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और नए मॉलिक्यूल को बनाएंगे। तो एक आपको फॉर्मूला मिल गया, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो एक है ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल इज योर कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग हो रही है। दूसरा मेकिंग ऑफ द न्यू मॉलिक्यूल इज योर एनाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म में ब्रेक होना है, एनाबॉलिज्म में नए मॉलिक्यूल बनने हैं। ठीक है, और जब भी ब्रेक होगा तो एनर्जी निकलेगी उस प्रोसेस में। क्लियर है? तो ये एक प्रिंसिपल हो गया जो पहला था आपका। दूसरा, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड, एक बार एक ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो टेंडेंसी शो करेगा, उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनके पास तो एक ही सेल है, तो वो ग्रोथ कैसे करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, तो ऐसे डिवाइड करते रहेंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है, और जब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें ग्रोथ कैसे होनी है, सेल डिवाइड करेगा, सेल की साइज बढ़ेगी और ओवरऑल मास भी बढ़ेगा। ठीक है, ये उनकी ग्रोथ हुई। डेवलपमेंट में क्या आएगा कि जब वो डिफ्रेंशिएट होंगे, स्पेशलाइज होंगे सर्टेन फंक्शंस करने के लिए। जैसे हमारे बॉडी में देखो तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वी हैव लीवर, वी हैव द किडनीज, we have brain, okay, so they all have, we have heart, so they all have a different functions to do। मतलब उनकी जो सेल होंगे, जो टिश्यूज होंगे, उनके नंबर तो लिमिटेड हैं, लेकिन जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो सकती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकती हैं। ये डेवलपमेंट का पार्ट होता है, इसके बारे में थोड़ी देर में और बातें करेंगे। तो और ये सारी प्रोसेस होती है एक वेल डिजाइन तरीके में। जैसे एनिमल है तो हर एक एनिमल की एक डेफिनेट साइज होती है, उससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकता, और एक पर्टिकुलर एज तक ही उसकी ग्रोथ होनी है। ये दोनों चीज़ें लिमिटेड हैं, डेफिनेट हैं। लेकिन प्लांट क्या है, प्लांट में इनडेफिनेट ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अगर तुम जेनेटिकली उनको देखो तो हर एक प्लांट का एक जेनेटिकली हाइट जो है वो पॉसिबल है, तो वहाँ से वो आगे नहीं जाएंगे। लेकिन उनकी जो ग्रोथ होनी है, बाकी जो ब्रांचेज आनी है, लीफ आने हैं, वो होता रहेगा। उनकी हाइट का जो है वो हो सकता है एक लिमिटेड पार्ट तक हो, लेकिन सारे प्लांट्स पे ये लागू नहीं होता है। इट कैन नॉट वैलिडेट एवरीथिंग ऑन द ऑल द प्लांट्स। सो सब प्लांट का आप एक जेनेटिक सेटअप होगा, उसके हिसाब से उसकी आगे की ग्रोथ होगी। ठीक है, लेकिन
कुछ और चीजें तुमने देखा होगा, जैसे माउंट से कोई ढेर है, या फिर यू सी द रॉक के पार्ट हैं, दे ऑल्सो ग्रो। जैसे अगर तुमने सैंड का, अगर तुमने ढेर देखा होगा तो सैंड और डालते जाओगे, या फिर तुम गार्बेज देख लो, गार्बेज जहाँ पे हम डालते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर उनको हटाया नहीं गया तो दे मेक द हीप ऑफ द गार्बेज, बहुत हाइट तक चला जाता है। तो उनमें भी ग्रोथ हो रही है। एक जगह पे अगर सैंड पार्टिकल हम डालते जाएं तो उनकी भी हाइट बढ़ेगी। ब्रिक्स को हम अरेंज करते जाएं और नए नए ब्रिक्स आते जाएं, बीट अगर और आएगा तो उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ होगी, उसमें भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ कैसी है, एक्सट्रिंजिंग, एक्सटर्नल ग्रोथ है। वो अंदर से ग्रोथ नहीं आ रही, उनमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, उसमें सेल की ग्रोथ नहीं हो रही है। ये सारी जो ग्रोथ हो रही है ना वो बाहर से हो रही है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक, तीसरा जो प्रिंसिपल है आपके स्टेट बोर्ड के हिसाब से, वो है, अगर तुम देख रहे होगे तो एनसीईआरटी इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉट द प्रोसेस विच अनलिमिटेड टाइम, जैसे मैंने भी तुमको बताया कि एक उसका टाइम होगा तब तक ग्रोथ करेगा। ठीक, और जैसे किसी को भी देखो लाइफ पीरियड में, तो जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, वो फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, यंग हुआ, ठीक है, उसके बाद मेच्योरिटी आई, एक एज के बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, बाकी चीज़ें, मोटापा बढ़ सकता है बट बाकी चीज़ें नहीं होंगी। और उसकी प्रोसेस, फिर एजिंग प्रोसेस शुरू होगी, उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी जो ओल्ड लोगों में होती है अब 50, सो वो प्रोसेस स्लो डाउन होती जाएगी। तो उनकी जो वाइबिलिटीज़ होंगी सेल की वो भी कम हो जाएंगी, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो स्लो डाउन होगी, उसको हम सेनेसेंस बोलते हैं। और विद द टाइम ये सेनेसेंस आएगा, बाद में इट विल लीड टू द एजिंग प्रोसेस। तो ये एक एज के बाद और भी स्लो डाउन होता है, फिर क्या होगा कि सेल्स ज़्यादा मरनी शुरू होंगी। तो यू आर गोइंग टू सी मेनी चेंजेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन, हर एक ऑर्गेनिज्म ट्राई टू प्रोड्यूस यंग वन लाइक इटसेल्फ, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये होता है कि उसके जैसा ऑर्गेनिज्म हो और अपने स्पीसीज के नंबर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जिससे नेचर भी उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो वो बायोडाइवर्सिटी बढ़ने में उसको हेल्प करेगा। लेकिन बहुत बारी ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रैक्शन जो हो रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, वो प्रोसेस भी लिमिटेड हो सकती है। लेकिन रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे, टू प्रोड्यूस ए यंग वन लाइक इटसेल्फ। ये असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि जब भी सेक्सुअल होगा तो यू रिक्वायर 2-3 थिंग्स। वन, बाई पेरेंटल होगा, दो पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल। दूसरा, गैमीट फॉर्मेशन होगा। तीसरा, मियोसिस होगा गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे या किसी स्टेज पे। उसके बाद डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस होगी। जबकि असेक्सुअल हमेशा यूनिपेरेंटल होगा, अगर यूकैरियोट है तो उसमें केवल माइटोसिस होगी और ये क्लोन होगा। इट इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द इट्स पेरेंट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशंस आएंगे, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। देन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल्स। म्यूल्स तुम लोगों ने देखा होगा। हिनीस, वो भी तुम लोगों ने देखा होगा। स्पेशली जो म्यूल्स जो होते हैं, म्यूल्स में क्या होता है कि आ, ये मिक्सचर होते हैं डोंकी और हॉर्स का। ठीक है, तो डोंकी हॉर्स का ये मिक्सचर होंगे। स्पेशली क्या होगा कि ऐसे ही हिनीज होते हैं, हिनीज भी डंकी और हॉर्स का मिक्सचर होते हैं। ओनली थिंग इज दैट कि मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। जैसे अगर मेल एस है, ठीक है, मेल डंकी है और फीमेल हॉर्स है तो म्यूल बनेंगे। उल्टा कर दो, मेल अगर हॉर्स है, फीमेल अगर डोंकी है तो हिनीज बनेंगे। ठीक है, म्यूल में क्या होता है,
म्यूल में तुम्हारा जो फीमेल होगी हॉर्स प्लस जो मेल होगा वो डंकी होगा। और इस केस में क्या होगा, फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स। सो म्यूल ज़्यादा यूज़फुल है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि ये स्टर्डी होते हैं और बहुत मेहनत करने की इनमें एबिलिटीज़ होते हैं, स्पेशली जो हिली एरियाज़ होते हैं उनमें इनका ज़्यादा यूज़ होता रहता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेराइल होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, क्योंकि दे आर द हाइब्रिड ऑफ द डोंकी एंड द हॉर्स। वेर एज हिनीज ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, और उनका प्रोड्यूस करना भी थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू द म्यूल्स। ठीक है, ऐसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा वर्कर बीज के बारे में। हनी बी की अगर तुम लोगों ने लाइफ साइकिल पढ़ी होगी तो उसमें 3 कैरेक्टर होते हैं उनके, ज़्यादा सोशल एनिमल, तो उनके सोशल लाइफ में 3 कैरेक्टर्स होते हैं। एक होती है क्वीन जो फर्टाइल होती है, दूसरा होता है जो मेल है ड्रोन बोलते हैं उसको, तीसरी होती है फीमेल जो इनफर्टाइल है स्टेराइल है, उसको बोलते हैं सोशल वर्कर या फिर वर्कर बीज। ये 3 होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी देर में और बात करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया मैं तुमको दे रहा हूँ, तो ये भी स्टेराइल होते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक लाइन और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि वाई इट इज सो। सो बेसिक आइडिया इसके पीछे का क्या है, ह्याचे मागच्या रीजन काय आहेत, that is the one here, not every living organism is able to reproduce। जैसे चाइल्डलेस कपल हो गए, बहुत सारे लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, इट्स ट्रू फॉर द ह्यूमन बीइंग, इट्स ट्रू फॉर द एनिमल्स इज वेल। तो क्या वो लिविंग नहीं है, तो इस पे भी एक थोड़ा डिबेट हो सकता है। दे आर लिविंग बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। क्लियर है, रिप्रोड्यूस होने का ही मतलब है कि अपने जैसा यंग वन प्रोड्यूस करना, अपने जैसा बच्चा प्रोड्यूस करना। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द बॉडी लूजेज इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म, द ऑर्गेनिज्म डाइज विद द टाइम। और पांचवी रादर 6 प्रॉपर्टीज ऐसी है कि द लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू द थर्मल केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। जैसे suppose you are moving through or you get some kind of allergy, so you start sneezing, या तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया, कोल्ड कफ यू आर सफरिंग फ्रॉम, या फिर फीवर हो गया, मतलब सम बायोलॉजिकल एजेंट हैड इन्फ्लेक्टेड यू। ठीक है, वैसे थर्मल कोई गर्म चीज छूते हो तो यू रिस्पॉन्ड, यू जस्ट पुल बैक योर हैंड्स। वैसे ही तुम्हारा केमिकल का भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे अलग अलग असर होता है। ठीक है, और स्किन पे अगर कोई केमिकल या एसिड गिर गया तो रिस्पॉन्स आई गेस सबको पता होगा, स्किन को जला देगा, या फिर तुम उससे दूर भागने की कोशिश करोगे। दिस इज हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। इसको बोलते हैं अवेयरनेस या फिर कॉन्शियसनेस इन द सराउंडिंग। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये तुम्हारे 6 प्रिंसिपल्स हैं जो तुम्हारे स्टेट बोर्ड ने लिखे हुए हैं। क्लियर है, कितने प्रिंसिपल हुए बेसिक प्रिंसिपल लाइफ के, यहाँ पे नंबर में डालता हूँ 6। ये तुम्हारे स्टेट बोर्ड का कॉन्सेप्ट है। अब इसको थोड़ा और हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, विल गो इनटू द एनसीईआरटी और एक एक पॉइंट को और डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो दैट यहाँ पे जो पॉइंट्स एक लिमिटेड स्पेस में है दैट इज गोइंग टू बी मोर क्लियर, और आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। ठीक है, हमारा फोकस एज आई टोल्ड यू दोनों रहेगा, और सीईटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होगा कंपेयर टू द नीट, लेकिन ये अगर आपने किया तो आपको नीट पास करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एश्योर यू। नाउ विल गो इनटू द फर्स्ट पार्ट दैट इज ग्रोथ। ये पहला था अपना प्रिंसिपल ग्रोथ का। ठीक है, तो
ग्रोथ में क्या होगा, दो चीजें होंगी, बायोमास या लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ेगा, दूसरा नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करेगी, बायोमास भी बढ़ेगा और सेल्स भी इंक्रीज करेंगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों चीजें होंगी, इंक्रीज इन द मास एंड द नंबर, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है। बहुत बारी एक और चीज अगर तुम चाहो तो समझ सकते हो, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो क्या चाहिए, सेल के नंबर बढ़ने चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सेल डिवीजन होना चाहिए। और कौन से टाइप का सेल डिवीजन होना चाहिए, तो ये डिवीजन हमेशा माइटोसिस होगा। ये सेल डिवीजन तुम्हारा कैसा होगा, माइटोसिस वाला होगा। ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस होगी जिसकी वजह से सेल के नंबर बढ़ेंगे, और जो भी सेल बनेंगे, माइटोसिस जब भी होगी तो वो कैसे सेल्स होंगे, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। सिमिलर, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताना जरूरी है जो तुम्हें आगे काम आएगा, कि क्या सारे सेल्स एक जैसे हैं क्या, नहीं। अगर तुमने एक लीवर से सेल निकाली, एक किडनी से निकाली और एक ब्रेन से निकाली, तो वो सेल्स सेम है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, जबकि सभी जितने भी सेल्स हैं ना हमारे बॉडी के, सबका जेनेटिक मटेरियल सेम है, सबके क्रोमोसोम नंबर सेम है, सबके डीएनए पे इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन फिर भी सेल का शेप, साइज, टेक्सचर, वो सब अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द कौन से तरह के वो फंक्शन परफॉर्म करे। अगर ब्रेन से सेल निकालोगे तो दो तरह की सेल तुम्हें ज़्यादा मिलेंगी, एक है ग्लियल सेल और दूसरी है जो हेल्प करती है, दूसरी जो काइंड ऑफ सेल्स होगा वो होगा न्यूरॉन्स। उसका शेप न्यूरॉन बहुत लंबी होती है, उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। इस प्रोसेस को एक सेल जब स्पेशलाइज होती है, क्योंकि हर एक ऑर्गन को एक स्पेशल चीज चाहिए, है ना। जैसे तुम लाइफ में ही देख लो, तो हर एक प्रोफेशन के लिए एक ट्रेन्ड पर्सन मिलता है। इन द एंड ऑफ डे सारे के सारे ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन डॉक्टर, इसके लिए अलग डिग्री चाहिए, अलग तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, इंजीनियर के लिए अलग टाइप की डिग्री चाहिए, अलग टाइप का प्रोफेशन चाहिए, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं तो उनके लिए अलग डिग्री, अलग तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, फार्मासिस्ट हैं तो उनके लिए अलग, इकोनॉमिस्ट हैं तो अलग, सो अलग अलग, लेबरर्स हैं तो उनके लिए अलग। तो क्या हो रहा है कि वो स्पेशलाइज हो रहे हैं अपने काम में। वैसे आपकी पढ़ाई का भी जो होता है, 9th 10th के बाद से, 9th से ही चेंजेस होने लगते हैं, यू कैन गो फॉर द साइंस और गो फॉर द आर्ट्स, या फिर आगे किसी लेवल पे आप चेंज कर सकते हो अपनी स्ट्रीम। तो वैसे ही उनमें एक प्रोसेस होती है, उसका नाम होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब होता है स्पेशलाइजेशन देना, दे गोइंग टू स्पेशलाइज। सो स्पेशलाइजेशन करने की जो बात आएगी, तो स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो दो चीज़ें बढ़ी, बायोमास बढ़ा, बायोमास का मतलब उनका वेट बढ़ा। वेट कैसे बढ़ा, सेल्स के नंबर ज़्यादा होने से बढ़ा, प्लस बायोमास कैसे इंक्रीज हुआ, एक तो नंबर ऑफ सेल बढ़ गए, दूसरा क्या हुआ कि साइज एंड वेट वो भी इंक्रीज हुआ। अपर एरो का मतलब होता है बढ़ना, ये अपर एरो जो मैंने बनाया हुआ है ना, अपर एरो का मतलब होता है इंक्रीज, ये मैं इधर लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है इंक्रीज। ये तो बाद में आप सोचोगे यार सर ने ये अपर एरो क्या लगाया था,
तो बायोमास बढ़ने के लिए सेल्स का नंबर ज़्यादा होना, सेल की साइज में इंक्रीज होना, और सेल के वेट में भी इंक्रीज होना। जब साइज बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ सकता है, मतलब और बहुत सारे सिंथेसिस करेगा अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अपने बॉडी के अंदर, जिससे उसका वेट भी बढ़ेगा। इसकी वजह से ओवरऑल बायोमास बढ़ेगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, वो इसलिए बता रहा हूँ कि इस पे बेस क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे बहुत बार ये होता है कि बायोमास, तो आपको बस एक ही चीज़ पता है कि सेल का नंबर बढ़ गया। अब उन्होंने ऑप्शन में ये भी दे रखा है कि सेल की साइज बढ़ना, सेल का वेट बढ़ना, तो आपको कंक्लूसिव चाहिए होगा, मतलब आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए होंगे, तब जाके आपको समझेगा कि ये क्या होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मास और नंबर का बढ़ना। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो लिविंग सिस्टम में होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये अंदर से ग्रोथ हो रही है, सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, बाहर से यू नॉट डिपॉजिटिंग समथिंग। जैसे एक दुबला पतला आदमी हो मेरी तरह, और उसको तुमने एक जैकेट, दो जैकेट, तीन जैकेट पहना दिया, वो मोटा दिखने लगा, राइट? तो इसको क्या तुम ग्रोथ मानोगे? नहीं, इसको ग्रोथ नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? कि तो जैकेट की वजह से दिख रहा है। एक फर्स्ट व्यू में कंफ्यूज हो सकता है बंदा, अरे बहुत मोटा है ये, लेकिन जब रियल प्रोसेस में देखोगे, एज ए साइंटिस्ट, एज ए बायोलॉजिस्ट, तुम जब सोचोगे इसके बारे में, तो तुम्हें लगेगा नहीं 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 नहीं, ये ग्रोथ जो है ना वो एक्सट्रिंजिक है, ये एक्चुअल ग्रोथ नहीं है। वो जैकेट उतरने के बाद आदमी दिख जाएगा कैसा है, राइट? सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो अब ये कब होगा, ग्रोथ कब होगी? जब रेट ऑफ एनाबोलिज्म इज हायर देन द रेट ऑफ कैटाबोलिज्म। जब एनाबोलिज्म ज्यादा होगा कैटाबोलिज्म से। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि जब तक कैटाबोलिज्म नहीं होगा, ठीक, तब तक एनाबोलिज्म कैसे होगा? एनाबोलिज्म के लिए आपको एनर्जी चाहिए, है ना? वो एनर्जी चाहिए सिंथेसिस के लिए, लेकिन एक रेट होता है। आप जो भी खा रहे हो वो सारा का सारा ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आपकी जो ग्रोथ होगी ना वो लिमिटेड हो सकती है। तो वहाँ पे कुछ बचा के रखना भी जरूरी होता है। इसलिए एनाबोलिज्म ज़्यादा और कैटाबोलिज्म कम होगा, उस केस में ग्रोथ जो होगी आपकी ज़्यादा होगी। मैं ये सारी बातें किसके लिए कर रहा हूँ? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कंपेयर करेंगे, मैंने तुमको बोला कि दो चीज़ें तुम्हें यहाँ पे ध्यान देनी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा दोनों में से किसी पे आ सकता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो लिविंग सिस्टम को ही डिफाइन करे, वो प्रॉपर्टी नॉन लिविंग में ना हो, और ये जो प्रॉपर्टी हो इंक्लूसिव हो, मतलब सब में हो, यूनिवर्सल हो, तब जाके आप उसकी बात कर सकते हैं। अदरवाइज वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। उसके बारे में बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि आपको अगर ग्रो करना है, यू नीड मोर प्रोटीन, यू नीड मोर डीएनए, यू नीड मोर कार्बोहाइड्रेट, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये प्रोसेस एनर्जी के लिए आपको कैटाबोलिज्म चाहिए, लेकिन बाकी सिंथेटिक प्रोसेस भी आपको चाहिए। ओके, तो देन दिस प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन। अब ग्रोथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होगी? तो इसमें सेल डिवीजन होगा, जैसे मैंने तुमको बताया। जैसे प्लांट है, प्लांट यूजुअली इनमें सेल डिवीजन पूरी लाइफ होता है, इनडेफिनिट ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होती है। जैसे प्लांट में तुम देखोगे तो अपाइकल रीजन में हो सकती है, इंटर कैलरी रीजन में हो सकती है, और लैटरल रीजन में हो सकती है।
और प्लांट में जो सेल्स डिवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेम्स। मेरिस्मेटिक सेल्स बोल सकते हो। तो ये जहाँ पे होंगी वहाँ पे ये ग्रोथ कराएंगी, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे ग्रोथ। अब देखो, दो चीज़ें हैं तुम्हें बहुत ध्यान में रखना है कि अगर प्लांट में ग्रोथ हो रहा है, इट इज़ नॉट ओनली द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के साथ साथ सेल इलोंगेशन भी होता है। ये आगे तुम समझोगे। फॉर द टाइम बीइंग अगर तुमने इतना समझा तो तुम्हें बात समझ में आ गई। और हर जगह ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसे अगर तुम प्लांट देखते हो ना, ये मान लो एक मैंने प्लांट बनाया है यहाँ पे, यहाँ से ग्रोथ हो सकती है, ये नोडल रीजन है, यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, और यहाँ से ग्रोथ हो सकती है। तो ये अपाइकल रीजन हो गया, यहाँ पे ग्रोथ होगी। ये इंटर कैलरी या फिर नोडल रीजन बोलते हैं इसको। और ये वाला जो रीजन है वो है लैटरल। लैटरल एक्चुअली लिमिटेड है इसका रोल, ये विड्थ बढ़ाता है, बाकी चीज़ें लंबाई और ब्रांचेस बढ़ाएंगे, और प्लांट की चौड़ाई जो बढ़ाएगा वो लैटरल मेरिस्टेम होगा। ये केवल डाइकॉट में होता है, मोनोकॉट में नहीं होता है, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। एनिमल, अब आ जाते हैं एनिमल में ग्रोथ कैसे होगी। तो एनिमल में जो ग्रोथ होगी ना बेटा, वो एक एज तक ही होगी, ठीक है। तो लेकिन सेल डिवीजन जो होगा वो होता रहेगा, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में वियर एंड टीयर होगा या फिर कुछ वुंड्स होंगे तो उसको रिप्लेस करने के लिए सेल आपको लगेगी। हम रोज बिलियंस ऑफ द सेल्स लूज कर रहे हैं और बिलियंस ऑफ द सेल्स बन रही है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो जब तक एक ग्रोइंग एज होती तो नई सेल जो बनती है उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और एक एज आने के बाद जो कांस्टेंट हो जाती है ग्रोथ, तो जो नए सेल्स होते हैं, मतलब कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आपकी हाइट रुक गई तो आप में सेल डिवीजन नहीं हो रहा, नहीं। मतलब एक जब तक आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी है तब तक आपका जो नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं रोज वो ज़्यादा है कंपेयर टू द नंबर ऑफ द सेल्स डाइंग एवरी डे, ठीक है। तो वो एक एज आने के बाद क्या होगा कि वो दोनों बराबर हो जाएंगे, जितनी नई सेल बन रही हैं और जितनी पुरानी सेल जो सेल्स मर रही हैं उनका नंबर बराबर हो जाएगा। तीसरी चीज जो होनी है, जो एजिंग प्रोसेस जब शुरू होगी तो जो नई सेल बनेंगी वो कम होंगी, और जो सेल्स पुरानी जो मर रही हैं वो ज़्यादा होंगी। तो इसकी क्या होगा कि सेल्स की धीरे धीरे कमी होगी, और या सेल्स में मेटाबॉलिक क्योंकि ओल्डर सेल ज़्यादा हो जाएंगे उस केस में, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी, उसको हम सेनेसेंस बोलते हैं। दिस कम्स बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस, या फिर किसी डिजीज की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो जो भी टिश्यू लॉस होंगे तो इसके लिए ज़रूरत किसके लिए है, एक तो मेंटेनेंस के लिए, दूसरा अगर रिप्लेसमेंट हो रहा, कोई टिश्यू ब्रेक हुआ है तो इसका लिमिटेड स्कोप हो सकता है। आगे बढ़े, इतनी बात मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्लियर। जैसे तुम्हारे हाथ में कहीं चोट लग गई, गॉड फॉरबिडन मी, ऐसा होता है ना, कहीं ब्रूजेस हो गए, कहीं कट गया, कहीं लग गया, सम टाइम यू स्लिप डाउन, तो जो कुछ चोट लगती है तुमको वो धीरे 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 विद द टाइम ठीक हो जाती है, कभी मेडिसिन से कभी अपने आप, ओके, या फिर दोनों से। अब आते हैं ग्रोथ एक्चुअली क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये तो हमने देखा मल्टी सेलुलर में। अब आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे ईस्ट हो गया, जैसे कुछ यूनिसेलुलर एल्गी हो गए, ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, या फिर तुमको और पैरामीशियम हो गया, जो तुमने देखा हो अमीबा हो गया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया में और बाकी में डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया में सेल्स होती है प्रोकैरियोटिक होती है, और इनमें यूकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जो देखने को मिलती है वो क्या, कि इनका जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा और ग्रोथ दोनों एक्चुअली एक ही चीज से होगा, सेल डिवीजन से।
बात समझ में आ गई? सो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के म्यूचुअली इंक्लूसिव है, मतलब इसमें सेल डिवीजन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। अब एक सेल से तो ज़्यादा हो नहीं सकती, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो क्या होगा इनका कि ये डिवाइड करनी शुरू करेंगी तो वो रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। ठीक, तो वो चीज़ तुम्हें देखना होगा, तो इसलिए इसको लिए हम वर्ड यूज करते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब रिप्रोडक्शन और ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जबकि अगर तुम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो वहां पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ वो एक्सक्लूसिव है, वो दोनों एक चीज नहीं है, अलग अलग चीज हैं। ठीक है, तो वहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड आएगा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा तुम्हारे नीट और सीईटी के लिए, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक चीज है। ठीक, जब उनका सेल डिवीजन होगा तो वो नंबर ऑफ द सेल्स जो होंगे बढ़ेंगे, वो रिप्रोडक्शन भी होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। तो ये म्यूचुअली इंक्लूसिव तुम्हें कहाँ पे मिलेगा? यूनिसेलुलर में। जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा तुमको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब इनको तुम देख कैसे सकते हो? जैसे तुम्हारे पास मान लो ये तुम्हारे पास माइक्रोस्कोप है और इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तुम इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, एक तरीका ये हुआ, विजुलाइज कर सकते हो। या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो कि एक फ्लास्क है जिसमें हमने कुछ मीडियम डाला हुआ है और विद द टाइम इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। इस पे हमने कॉटन प्लग लगा दिया और अलग अलग टाइम पे मान लो यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे और हमने कुछ फ्यू आवर्स लेटर हमने क्या देखा फिर से कि उनका नंबर जो था वो बढ़ गया। ठीक, तो इस ग्रोथ को तुम इजीली मतलब कैसे देखोगे? ये फ्लास्क वाला जो तुम्हें देखना होगा, तो कैसे देखोगे फ्लास्क का कि ये ऑप्टिकली डेंस हो जाएंगे। पहले था ये कलर जो था लाइट था, अब ये थोड़ा डेंस हो गया। मान लो कि येलो कलर का मीडियम था जिसमें तुमने बैक्टीरिया डाला हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा उसका कलर वाइटिश हो जाएगा और थोड़ा क्लम्सी जैसे क्लाउडी जैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे पानी में मिट्टी डालते हो ना वैसा हो जाएगा। तो तुमको आसानी से समझ में आ जाएगी कि ग्रोथ हुई है बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है, और ये जो ग्रोथ है तुम्हारी, ये कौन सी किसकी ग्रोथ दिखा रहा हूं मैं? बैक्टीरियल ग्रोथ है। तुम इसको विजुलाइज कर सकते हो। क्लियर है ये बात? ये समझ में आ रही सबको बात? ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट था वो सबको समझ में आ रहा? बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि एक बैक्टीरिया है वो 1 मिनट में डिवाइड करता है। ठीक है, और अगर मान लो 59 मिनट में उसने एक कप में तुमने रखा हुआ, 59 मिनट में वो हाफ फिल्ड है, तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 60 मिनट। 59 मिनट में आधा था, सारे सेल्स डिवाइड होंगे इतना हमको प्रिज्यूम करना पड़ेगा,
तो 60 मिनट में वो पूरे भर जाएंगे। तो ऐसे तुम उनको समझ सकते हो। ये क्वेश्चन बाद में आएगा तुमको, तो जब हम आगे जाएंगे। अब क्या तुम्हें नेक्स्ट चीज समझनी है कि डिफरेंस इन द ग्रोथ। अब क्वेश्चन ये कि ग्रोथ जो है नॉन लिविंग में भी होता है क्या, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे ये डिसाइड करने के लिए कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो वो हम कैसे समझेंगे। ठीक, तो दोनों के केस में ये चीज होती है, मतलब ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है। चलो आंसर लिख देते हैं यस। अब तुम ये सोच रहे होगे कि यार नॉन लिविंग में सेल्स कहाँ होते हैं। यू आर वेरी राइट, सेल्स नहीं होते हैं। और तो ग्रोथ कैसे हो सकती है, जैसे कचरा डिपो है या कहीं पे सैंड्स रखे, बालू रखा हुआ है, तो वहाँ पे और तुम डालोगे, या फिर ब्रिक रखा हुआ है, एक छोटा सा सेटअप है और उस पर ब्रिक्स डाल रहे हो, या फिर आ, अगर तुमने लेट्स से वीट रखा हुआ है, उस पर और भी वीट्स बाहर से डालते हैं, तो वो उसका जो मोल्ड होगा वो और बड़ा हो जाएगा, हीप बन जाएगा, एक पूरा ढेर बन जाएगा, और ढेर की हाइट बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो वो वाली जो ग्रोथ होगी ना बेटा, वो ग्रोथ हमेशा एक्सटर्नल होगी। ठीक है, वो ग्रोथ कभी भी इंटरनल नहीं होगी, या वो ग्रोथ को हमेशा हम क्या, कौन सी ग्रोथ बोलेंगे, एक्सट्रिंजिक या फिर एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल, एक कोई क्रिस्टल है, उसकी साइज बढ़नी। ठीक, स्नो माउंटेन है, लेट्स से कि लो टेम्परेचर हुआ और उसके ऊपर स्नो डिपोजिशन हुआ, तो उसकी हाइट बढ़ गई, उसकी विड्थ बढ़ गई। तो डेजर्ट है जहाँ पे सैंड ड्यून्स बने बिकॉज ऑफ द सम स्टॉर्म आया, तो एक जगह जाके सब इकट्ठे हो गए, ढेर बन गया, उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वो ड्यून की साइज बढ़ने लगी, मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये ग्रोथ कहाँ से हो रही है, अंदर से नहीं हो रही है, ये सारी ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, बाहर की तरफ से हो रही है, राइट। सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ द मटीरियल ऑन द सरफेस। और ये ग्रोथ कैसी है तुम्हारी, एक्सटर्नल ग्रोथ है। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसी होगी, अभी तक समझा तुमने, इंटरनल ग्रोथ। कैसे, सेल डिवीजन होने से और सेल की साइज बढ़ने से, है ना। सेल अपने अंदर कुछ एक्युमुलेट कर रहा है, उसकी इलोंगेशन हो रहा है, सेल की साइज भी बढ़ रही है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, जो नॉन लिविंग है उनमें जो ग्रोथ होगी वो एक्सटर्नल होगी, ये वाली, और जो लिविंग है उनमें इंटरनल ग्रोथ होगी। ठीक है, ये इंटरनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कैसे वेरी करता है, इंटरनल ग्रोथ का मतलब मैंने बता दिया तुमको कैसे होता है। ठीक है, तो अब अगर ग्रोथ की प्रोसेस देखोगे, तो एक बारी तुम्हारी हाइट बढ़ गई, प्लांट की हाइट बढ़ गई, अगर तुमने उसको काटा नहीं, ठीक, यू अलाउ दोज ट्रीज टू ग्रो, काय होणार आहे, काय दिवसामध्ये त्यांची हाईट कमी होणार आहे का, नो, हाइट विल नॉट रिड्यूस, हाइट विल नॉट डिक्रीज, इट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इरिवर्सिबल। आपकी हाइट जितनी हो गई, अब उससे कम नहीं होगी। अगर आपकी एज है तो उससे ज़्यादा होगी, लेकिन अगर एज नहीं है तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ होगी वो लिविंग सिस्टम में इरिवर्सिबल होगी। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि वन विच कैन नॉट बी चेंज्ड, वो वापस नहीं आ सकती, जितनी है 5'8", 5'9", 5'10" जो भी हो गई हाइट, वो वापस 5'2", 5'1" पे नहीं आएगी। ठीक, या फिर किसी की टांग टूट जाए तो तुम बोलोगे अरे सर उसकी टांग टूट गई, सो टांग टूटने से हाइट, वो हम उसको नहीं मानेंगे, राइट। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, गॉड फॉरबिडेन मी, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको सुरक्षित रहना चाहिए, दिस इज माई ओपिनियन एंड आई थिंक इट शुड बी ओपिनियन ऑफ एवरी वन, यू ऑल एग्री विथ मी। ठीक है, जबकि अगर सीजन चेंज हो गया तो स्नो का डिपोजिशन वो कम हो जाएगा, डिप्लीट होना शुरू होगा, मेल्ट होना शुरू होगा, है ना। या फिर सैंड का अगर कहीं ढेर लगा हुआ है और वो बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ होना शुरू हुआ तो वो कम होता जाएगा। जैसे डेजर्ट में तुमने देखा सैंड ड्यून्स बने हुए हैं,
सैंड ड्यून्स अगर फिर से अगर अपोजिट डायरेक्शन में एयर आई तो वहां से वो निकल जाएंगे, तो वो उनकी जो ग्रोथ होगी वो रिवर्सिबल होगी। तो क्या तुमने समझा? एक बारी सम अप कर लेते हैं। ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में, ग्रोथ लिविंग में कैसी होगी? इंटरनल होगी। और कैसे होगी? इरिवर्सिबल होगी। इनमें कैसी होगी? हमेशा एक्सटर्नल होगी और रिवर्सिबल होगी। उनकी ग्रोथ को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें याद क्या रखना है? ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल, और ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल। अब हमें सम अप क्या करना है? व्हाट वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू सम अप। सम अप करने का मतलब कि कैन यू से द ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? योर आंसर इज गोइंग टू बी नो। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होगी जो किसी लिविंग में मिलती हो, नॉन लिविंग में नहीं मिलती हो, सारे लिविंग पे वो लागू हो रही हो, सारे लिविंग पे वो वैलिडेट हो रही हो। तो हेंस इट इज नॉट गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, पहली चीज। लेकिन क्या ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? आपका आंसर होगा यस, इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये, बट डिफाइनिंग नहीं है। इसको मैं करता हूँ और ये कट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे ख्याल से तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि किसी भी प्रॉपर्टी को हमें असेस कैसे करना है। क्या वो प्रॉपर्टी डिफाइनिंग हो सकती है या डिफाइनिंग नहीं हो सकती है, दोनों चीज़ों पे हमें फोकस करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन ट्राई करते हैं समझने की, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग कर सकते हैं क्या? नो, नॉन लिविंग कैन नॉट डू इट, वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। वो अपने जैसा रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कल को हमने ऐसा रोबोट बना दिया जैसे सोफिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसके ब्रेन में जो भी फीड होगा वो आंसर देगी। हमने ऐसा कोई डिज़ाइन कर दिया कल को रोबोट कि अपने जैसा वो कर रहा है, तो बात अलग है। लेकिन वो लिविंग होगा क्या? नहीं होगा। वो भी नॉन लिविंग के ही कैटेगरी में आएगा, है ना, क्योंकि हम गवर्न कर रहे हैं। वी ह्यूमन बीइंग आर गवर्निंग देम, ठीक है। हम जो आइडियाज डालेंगे, हम जो प्रोसेस डालेंगे वही होगी, दूसरी कोई प्रोसेस नहीं होनी है, ठीक है। अब अगर रिप्रोडक्शन देखोगे तो मैंने बोला कि तुमको या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसके लिए क्या चाहिए तुमको? बाई पेरेंटल होगा ये, टू इंडिविजुअल। ये तुम्हारा कैसा होगा? दिस इज गोइंग टू बी योर बाई पेरेंटल, ठीक। गैमीट चाहिए होगा तुमको और गैमीट्स का फ्यूजन चाहिए होगा। और बाई पेरेंटल का मतलब मेल और फीमेल दोनों चाहिए होंगे। और इनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, ऑफ स्प्रिंग कैसा होगा? डिफरेंट होगा, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। डिफरेंट होगा, ठीक।
अब असेक्सुअल की बात कर ले, ये हमेशा यूनिपेरेंटल होगा, एक ही पेरेंट होगा, और ये हमेशा क्लोन प्रोड्यूस करेगा। क्लोन का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑफस्प्रिंग जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, किसके? अपने पेरेंट्स के, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो अपने पेरेंट्स के, सिमिलर टू पेरेंट्स। क्लियर है ये बात? और इसलिए इसको क्लोन बोलते हैं। ये टर्म तुम्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे फंजाई है। फंजाई का एक एग्जांपल दिया उन्होंने, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि फंजाई असेक्सुअली भी, फंजाई में पहले एक चीज तुम्हें ध्यान देना है कि दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं ये। यहाँ पे तुम्हें एक ही दिखा हुआ, फंजाई कैन डू द सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल का मतलब वो गैमीट बाई पेरेंटल भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक, अभी ये तुम्हें जो एग्जांपल दिया हुआ है ये असेक्सुअल का है, ये कोनिडियोस्पोर बना रहे हैं। और जो सेल्स होती है ना वहाँ पे, और जो स्ट्रक्चर होता है जिसे इसको हाइफा बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइफा, प्लूरल उसका हाइफी होता है। ठीक है, ये स्पोर बोल, इनको जो स्पोर बनाते हैं उनको बोलते हैं कोनिडियोस्पोर। स्पेशली पेनिसिलियम में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे दूसरे फंगस में भी मिलता है। ठीक है, और वो अपना बहुत सारे नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। हर एक जो कोनिडियोस्पोर होता है वो एक फंगस में डेवलप करता है। तो एक चीज़ और तुम्हें देखनी होगी कि जो असेक्सुअल प्रोडक्शन है वो बहुत फास्ट है, रैपिड है। ठीक है, उसके साथ में और क्या चीज़ है कि वो क्लोन है, अपने पेरेंट्स जैसा ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है। हम लोग बाद में इसके बारे में डिटेल में बात भी करेंगे। दूसरा तुमने देखा ईस्ट, ईस्ट भी एक तरह का फंगस है। ईस्ट इज व्हाट? इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फंगस। ये यूनिसेलुलर फंगस है। ठीक है, बेकर्स ईस्ट सबने जाना, सबको पता होगा। ठीक है, जो बिवरेजेस या फिर ब्रेड बनाने में यूज होता है जिसका, वहां पे क्या हो रहा है? बडिंग हो रही है। देखो, एक ईस्ट के ऊपर दूसरा ईस्ट का बड निकल रहा है, तो ये कैसा रिप्रोडक्शन होगा? देखो ये बड दिख रहे हैं इधर पे, बहुत सारे बड होते हैं, फिर ये दो में ब्रेक हो गया, ये डॉटर ईस्ट और ये पेरेंट ईस्ट, फिर ये भी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो ये भी जेनेटिकली सिमिलर होगा। ये जो डॉटर ईस्ट बना ये भी क्लोन होगा, किसका? अपने पेरेंट्स का। हम लोग भी ना कभी कभी बच्चे बिल्कुल अपने माँ की तरह या फिर आ, बाप की तरह दिखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अरे क्लोन हो गया है, लेकिन जेनेटिकली बहुत अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा, बट जेनेटिकली वो डिफरेंट होते हैं, है ना? बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग भी होती हैं। क्लियर है? ऐसे ही हाइड्रा है, हाइड्रा में भी बडिंग बहुत कॉमन है। ठीक है, ये हाइड्रा है, हाइड्रा तुम्हें दिख रहा है इधर। सो हाइड्रा में भी बहुत कॉमन है बडिंग। बस तुम्हें याद रखना है कि दो एग्जांपल्स मैंने तुमको बताया बडिंग के, एक है ईस्ट और एक है हाइड्रा, और ये नीट में आया था पिछली बार, तो ये ध्यान में रखना है तुमको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैं मेथड्स बता रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक तरह का तुम्हारा ये फ्लैट वर्म है, ज़्यादातर फ्लैट वर्म है, जैसे टीनिया जोलियम है, राइट, लीवर फ्लूक है, वो सारे पैथोजन है। प्लेनेरिया भी उसी ग्रुप का है, लेकिन ये पैथोजेनिक नहीं है। ये जितने में टुकड़ों में टूटता है, यू कैन सी द डायग्राम हियर, जितने फ्रैगमेंट्स बनाएगा, मान लो टूट गया दो तीन चार में, तो चारों नए प्लेनेरिया बना देंगे। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन भी बोलते हैं। तो इसमें फ्रैगमेंटेशन के बाद ये रीजनरेट कर जाता है हर एक टुकड़ा। मान लो ये, चलो एक डायग्राम बना के मैं दिखा देता हूँ। ये मान लो प्लेनेरिया है, और ये तीन चार टुकड़ों में टूट गया, तो जितना भी टुकड़ा होगा वो सारे कितने टुकड़ों में टूटा? एक, दो, तीन, चार और पाँच।
तो ये कितने प्लेनेरिया बना देगा? 5 नए प्लेनेरिया बना देगा ये। बहुत रैपिड मेथड है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, अगर तुम्हें स्पीड देखनी है, स्पीड, तो असेक्सुअल इज मच मोर फास्टर देन द सेक्सुअल। अगर ये सिंपल क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिप्रोडक्शन फास्ट है, तो तुम्हारा आंसर होगा असेक्सुअल। और असेक्सुअल तुम्हें क्लोन बनाएगा जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होंगे, सेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशंस होंगे। एक और एग्जांपल है, देख सकते हो तुम, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और सर्टेन मॉसेस सोन हियर ओवर हियर, इनके अंदर भी फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। सेम चीज, टूटे और जितना पार्ट में टूटे सारे फ्रैगमेंट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें नाम याद रखना है कि इनके अंदर भी, और मासेस, ये भी फ्रेगमेंटेशन में जा सकते हैं। ठीक है, और रीजनरेशन वर्ड हम ज़्यादातर यूज करते हैं एनिमल्स के केस में। प्लेनेरिया एनिमल था, ये सारे प्लांट्स हैं फंजाई को छोड़ के। अब बैक्टीरिया और अमीबा तुमको दिख रहे हैं, ये बाइनरी फिशन होता है इनके अंदर, मतलब 1 से 2 में ब्रेक होते हैं। वो लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकता है और ट्रांसवर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर नो माइटोसिस, माइटोसिस नहीं होगी, मतलब एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डीएनए का नहीं होगा। लेकिन जितने भी यूकैरियोट हैं इसमें माइटोसिस होगा, बस ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है? और एग्जाम्पल तुमने बैक्टीरिया देख लिया, you can see the example of the bacteria, you can see the example of the amoeba, यूग्लिना और पैरामीशियम। ये जो अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम है ये यूकैरियोट हैं, और बैक्टीरिया जो वो प्रोकैरियोट है। आगे बात करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली ऑब्जर्व इन द हायर प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, गैमीट होता है, बाई पेरेंटल होता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, और कभी भी आपको क्लोन नहीं बनाएगा क्योंकि वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे? एक सिंपल सा आंसर है कि उनमें मियोसिस होगा किसी भी स्टेज पे, गैमिट बनाने के पहले, गैमिट फ्यूजन के बाद में, या फिर प्लांट में से स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे। बाद में ये स्पोर गैमीट में डेवलप हो जाते हैं। तो अलग अलग टाइप की मियोसिस होती है। जब भी मियोसिस होगा तो उसकी एक स्टेज में, मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर होगा जहाँ पे एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, या फिर क्रोमोसोमल एक्सचेंज होंगे जिससे वेरिएशन आएगा, तो वो क्लोन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग का, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? आंसर होगा नहीं, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? ये तो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, तो फिर क्यों नहीं है? उसका आंसर होगा कि जैसे मैंने तुमको एग्जांपल बताया, किसके? मैंने तुमको एग्जांपल बताया हिनीस के, म्यूल्स के, आ, तुमको मैंने बताया कि जो सोशल वर्कर होते हैं हनी बी में वो, या फिर चाइल्डलेस कपल ह्यूमन बीइंग में, ये सारे लिविंग तो हैं बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब यह कि अपने जैसा यंग वन प्रोड्यूस करना, अगर वो नहीं हो रहा है तो इट इज़ नॉट अ रिप्रोडक्शन। क्लियर है? हेंस इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दोज रीजंस। अब आ जाता है मेटाबॉलिज्म पे। ऑलरेडी मैंने तुमको बताया कि मेटाबॉलिज्म में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरे पार्ट का नाम होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और एनाबॉलिज्म का होता है कि सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रॉम द सिंपलर कंपाउंड। ठीक है, तो वो दोनों मिला के मेटाबॉलिक होगा। और मेटाबॉलिक प्रोसेस हमेशा याद रखना कि ये केवल लिविंग सिस्टम में होती। इवन मान लो अगर तुमने एक सेल फ्री सिस्टम बनाया, सेल्स के अंदर की चीज़ों को निकाल लिया और उसको यूज़ किया, तो भी वहाँ पे सिस्टम चलेगा तुम्हारा।
ठीक है। सेल फ्री सिस्टम में भी रिएक्शंस होंगे, लेकिन ये सिस्टम कैसे चल रहा है कि जो तुमने निकाला हुआ है लिविंग सिस्टम से, एज लॉन्ग एज यू आर कीपिंग इट इन ए लिविंग फॉर्म, जैसे इन विट्रो सिस्टम हो गया उसमें, ठीक है। तो जितने भी लिविंग सिस्टम हैं सबके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जरूर होंगे। मेटाबॉलिज्म मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। और what exactly it is a sum total of chemical reaction occurring in an organism। तोड़ना या जोड़ना दोनों, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मिला के मैंने तुमको एक और डेफिनेशन दी थी। अब देखो टाइप्स क्या होंगे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक। एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि नए ऑर्गेनिज्म सॉरी नए मॉलिक्यूल बनेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल को मिला के एक नए मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल का अगर निर्माण होता है या फिर सिंथेसिस होती है तो वहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, एनाबॉलिज्म। और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होता है और छोटे कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, फिर ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। यूजुअली कैटाबॉलिज्म का यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, और एनाबॉलिज्म का रोल होता है कुछ क्रिएटिव प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो एक क्रिएटिव एक डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये नहीं कि तोड़फोड़ कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इज बीइंग यूज हियर इन अ प्रॉपर सेंस, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, नॉन लिविंग का मतलब जैसे रॉक हो गया, रॉक खुद कोई क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा, क्या नहीं करेगा। बोल्डर्स करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ड्यून्स करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो ये कभी भी इनके अंदर दे विल नेवर एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ठीक। अब जैसे मैंने बोला कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब क्या होता है, एक नया टर्म आ गया, ये इटैलिक्स में लिखते हैं या फिर अगर तुम नोटबुक पे लिखोगे ना तो ये हमेशा अंडरलाइन करके लिखना है। इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है ग्लास, सो इसका मतलब होता है कि इन द ग्लास, या फिर लेबोरेटरी में जो काम कर रहे हो तुम, तो वहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, वहाँ पे अगर तुम कोई रिएक्शन करवा रहे हो सेल फ्री सिस्टम में, सेल फ्री सिस्टम मतलब राइबोसोम निकाल लिया या फिर सेल का साइटोप्लाज्म निकाल दिया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लिया और रिएक्शन करवा रहे हो, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को ही ओपन कर लिया, उसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं उसको यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे ये प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। और यूजुअली ग्लास में, और इसलिए इसको इन विट्रो बोलेंगे। तो इट इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, इट इज जस्ट अ रिएक्शन। सेल खत्म तो लाइफ खत्म। अब नॉन लिविंग है पूरी तरह से नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो ना वो लिविंग सिस्टम का ही मटेरियल है, ठीक है। तो सेल के अंदर से जो साइटोप्लाज्म या फिर कोई एंजाइम निकालते हो, बहुत सारे एंजाइम हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन और प्रोसेसेस में, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो वो भी एक इस तरह का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। लेकिन उसको हम इन दोनों की कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो हेंस ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुआ, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, किसके लिए, लिविंग सिस्टम के लिए। अब बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं, शायद तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा, व्हाट अबाउट वायरसेस। वायरस जब लिविंग सिस्टम के बाहर होता है तो उसको क्रिस्टल के फॉर्म में या फिर ऐसे तुम स्टोर कर सकते हो, तो उसमें कुछ नहीं होगा, सालों साल तक पड़ा रहेगा वैसे। तो वायरसेस दे आर द एक्चुअली, अगर सेल के बाहर हैं तो वो नॉन लिविंग है, और सेल के अंदर जब जाते हैं तब वो लिविंग बन जाते हैं। तो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वो भी एक्टिवेट नहीं होते जब तक वो बाहर हैं, उनको एक लिविंग सिस्टम चाहिए, देन ओनली दे गेट एक्टिवेटेड, तब वो मेटाबॉलिज्म शो करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट शो द मेटाबॉलिज्म एट ऑल। सो इट इज द ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ केमिकल्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारी बॉडी हो, सेल है,
सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। पहले एटम्स मॉलिक्यूल बनाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट मोटे मोटे जो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, ठीक है, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, सो वो सारे जो तुम्हारे फैट लिपिड एक ही चीज़ हो गई, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसमें से कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पॉलीमर्स हैं, मतलब वो मोनोमर्स के बने होते हैं, ठीक है। तो उनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलते हैं। तो वो मेटाबॉलिज्म में या तो बनते हैं या फिर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और ये इनका जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि या तो पुराने वाले ब्रेक हों या फिर कोई नए मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। वो प्रोसेस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, मतलब उसका मतलब दोनों हो गया, ठीक है। और मेटाबॉलिक जैसा मैंने बोला कि सेल फ्री सिस्टम में भी दिखा सकते हैं। सो इट इज़ नीदर लिविंग और नॉन लिविंग। ये दो बार ही दिखाने का मतलब क्या है बेटा, कि मैं जानबूझ के कोई चीज़ अगर इंपॉर्टेंट होती है तो एक या एक से ज़्यादा स्लाइड्स पे दिखाता हूँ, या फिर उस डायग्राम को बार बार दिखाता हूँ। उसका रीजन क्या है कि 3-4 बार ही आप देखोगे ना तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। जब एक बार सेट हो गया तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको स्ट्राइक करेगा, अच्छा अच्छा सर ने तो ये बताया था, अरे ये 2-3 स्लाइड्स में हमने देखा था। तो ये फोकल पॉइंट बन जाता है। इसलिए मैं जानबूझ के यूज करता हूँ ये टेक्निक, कि ताकि मैं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दूं, और जहां से अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो तुम सॉल्व कर पाओगे। सो मेटाबॉलिज्म के दो एग्जांपल्स में दिखा देता हूँ, ठीक है। एक है फोटोसिंथेसिस, तुम ही गेस कर सकते हो इसको आसानी से, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने। यहाँ पे देखो, दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक। एनर्जी तुमको सनलाइट से मिल रही है, और ये प्रोसेस हो कहाँ पर रहा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होगा, मेजोफिल सेल प्लांट्स में, ठीक। अभी क्या बनाया तुमको, ग्लूकोज बनाया। तो इस प्रोसेस को तुम क्या बोलोगे, दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द एनाबोलिज्म। फोटोसिंथेसिस क्या है तुम्हारा, एनाबोलिज्म है, ठीक है। अब देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पे ये ग्लूकोज है जो तुम्हारा ग्लूकोज बना हुआ है, ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ठीक। तो ब्रेक हो गया किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी लिबरेट हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, सिंपल एग्जांपल है कैटाबोलिज्म का। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा अपने 9th-10th में, ठीक है। इससे सिंपल एग्जांपल कुछ भी नहीं हो सकता। सो फोटोसिंथेसिस मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ तुम्हारे लिए, photosynthesis and cellular respiration, they are the probably best example that you can easily understand, you can easily comprehend as well, ठीक है। रेस्पिरेशन ये वाला, ये क्या हो गया तुम्हारा कैटाबोलिज्म, और ये क्या हो गया तुम्हारा एनाबोलिज्म, ठीक है। अब आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग होता है। अगर तुम बैक्टीरिया देखो, अमीबा देखो, पैरामीशियम देखो, तो एक ही सेल का बना होता है। सेल किसका बना होता है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे अगर यूक्रियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसके अंदर राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी एपरेटस होगा, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। ऐसे प्रोकैरियोट है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा और सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना उसके अंदर। तो कैसे बना होगा, एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बने हैं, ठीक है। एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बने हैं, मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेल बनाते हैं, और ऑर्गेनेल सेल बनाता है, ढेर सारे सेल, और उनके प्रोडक्ट्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, और ढेर सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसका मतलब नहीं कि सब में ये सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, वो वेरी करेगा। अच्छा, पोरीफेरा देख लो, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू नहीं है। हाइड्रा में देखो तो टिश्यू मिलेगा तुमको, और ऊपर जाते जाओगे तो ऑर्गन मिलेगा, ठीक है। जैसे प्लेटियल बेंथीज में चले गए वहाँ पे ऑर्गन मिलेगा, उससे आगे जाओगे तो ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, ठीक। तो फाइनली जो क्या होगा कि जो बेसिक यूनिट होगी, जो फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो हमारे बॉडी को रन कर रही है, वो है सेल। सो सारे ऑर्गेनिज्म इनवेरिएबली सेल के बने होंगे। एक सेल हो सकती है, ढेर सारे सेल हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन से बनेंगे, ठीक है। और सेल
के अंदर ही सारे रिएक्शन हो रहे हैं, तो वो इस प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली रन कर रही है। सेल के अंदर सब कुछ होता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो बेसिक जो फंक्शन होता है ना, वो एक सेल के अंदर हो रहा होता है। और एक बड़े ढेर सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाया, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाए, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो ये सारे आपस में जब जुड़ते हैं ना बेटा, तो वो चेन चलती रहती है। तो सारी प्रोसेस बेसिकली कहाँ पे होती है? सेल के अंदर होती है, ठीक है। और ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, सेल जैसा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें कोई भी नॉन लिविंग सिस्टम में नहीं मिलेगा। कि कोई भी नॉन लिविंग सिस्टम सेलुलर नहीं होती, इंक्लूडिंग वायरसेस। वायरसेस में भी सेल नहीं होते, असेलुलर है वो। हाँ, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज सेलुलर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दिस इज अगेन अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब देखो, तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे तुमने मेटाबॉलिज्म की बात की, जैसे तुमने सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात की। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी हैं और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। अब आते हैं कॉन्सियसनेस पे। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसा है उससे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अगर तुमको मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊं तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अब बहुत ज़्यादा मैं डीप नहीं जाके मैं बाहर बाहर की चीज़ें बताता हूँ। अगर तुम एक एनिमल को देखो जो डेजर्ट एरिया में मिलता है, कैमल हो गया, ठीक है। कुछ और एनिमल्स तुम सोच सकते हो जो ऑस्ट्रेलियन या फिर दूसरे डेजर्ट में मिलते हैं। उनको अगर तुम पोलर बियर फिर पांडा से कंपेयर करो, तो उनका क्या बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है? नहीं होता है। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, ठीक है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। फिर से मैं तुमको बताता हूँ कि जैसे पोलर बियर्स हो गए, जैसे तुम्हारा पांडा हो गया, जैसे फिर कैमल हो गए, तो ये उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में अलग अलग रेसेस हैं, तो वो जब इवॉल्व हुई होंगी वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन से हुई होंगी। ये तो ऊपर की बात होगी। अंदर की बात क्या है कि हर एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। इन्वायरमेंट उसको जो स्टिमुलस देता है, इन्वायरमेंट क्या देगा? स्टिमुलस। और ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। तो जैसा भी इन्वायरमेंट होगा, केमिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, मे बी फिजिकल हो सकता है, उसके हिसाब से। जैसे कोई गर्म चीज़ हमने छुई तो वी कैन पुल आवर हैंड्स, या फिर टच मी नॉट का अगर तुम प्लांट टच करोगे तो इट विल जस्ट श्रिंक। जैसे तुमने कोई बैक्टीरिया है, उसमें कोई हार्मफुल केमिकल देखोगे और माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उससे दूर भागेगा। या फिर उसके खाने की चीज़ है तो अमीबा को दोगे, अगर तुमने कल्टीवेट किया हुआ अमीबा को एक कुछ खाने की चीज़ दोगे तो इट विल गो थ्रू दिस, वो सूडोपोडिया डेवलप करके वो खाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई हार्मफुल केमिकल है तो उससे दूर भागेगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उधर नहीं जाएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं कॉन्सियसनेस, या फिर इसको बोलते हैं हम अवेयरनेस। सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब तुम सोचोगे प्लांट, प्लांट तो सर नहीं भागता है। अब प्लांट भागता नहीं है, लेकिन क्या प्लांट हर एक सीजन में फ्लावर करता है क्या? एक सीजन आता है तो वो, जैसे ऑटम सीजन है तो अपने लीफ को फॉल करेगा। स्प्रिंग सीजन है, बसंत आया तो नई नई लीव्स आएंगी। हर एक प्लांट, मैंगो तुमको हमेशा नहीं मिलता, अगर आर्टिफिशियल कंडीशन में तो मिल सकता है, वैसे नहीं मिलेगा नेचुरली। तो हर एक फ्लावरिंग, कुछ प्लांट है जो पूरे साल फ्लावर करते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स है जो सीजनल हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पूरे साल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कुछ होते हैं सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सबके अंदर इन्वायरमेंट को सेंस करने का एक सिस्टम है जिससे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्शियसनेस, या फिर उसको हम बोल सकते हैं अवेयरनेस। अगर नॉन लिविंग को कंपेयर करो तो उनको कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है, वो कोई अवेयरनेस नहीं होती है, ठीक है। अब फिर से मैं रोबोट की बात करता हूँ, तो उनमें जिस जिस सेंसेस के लिए प्रोग्राम दिया गया है उससे ही रिस्पॉन्ड करेंगे, और जिसका नहीं दिया गया है तो उससे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। तुम कंप्यूटर को दौड़ा लिया तुमने, यू जस्ट द यूज दिस स्टिक,
और स्टिक से उसको बचने का अगर प्रोग्राम उसके ब्रेन में नहीं डाला गया है तो वो नहीं भागेगा। आप तोड़ ही दो उसको टुकड़ों में, बट दैट विल नॉट रन अवे। मतलब उसको हम बाहर से दे रहे हैं तो उससे कंपेयर तुम नहीं कर सकते, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस नहीं है। क्लियर है? सो बेसिकली इट इज अ सेंस ऑफ द सराउंडिंग्स और द इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, दैट कुड बी फिजिकल, केमिकल, और इट कुड बी द बायोलॉजिकल वन। ठीक है, और सबके पास अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं वन वे द अदर, चाहे कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो, कॉम्प्लेक्स हो, यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, सब में सेंस होता है। प्लांट में सेंस होता है कि कितनी ड्राइनेस है, ह्यूमिडिटी कितनी है, सॉइल में कितने मिनरल्स हैं, वाटर है, वो सबको सेंस करता है। लाइट किस इंटेंसिटी से आ रही तो सबको वो सेंस करता है। हेंस ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये नॉन लिविंग में नहीं मिलता, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और डिफाइनिंग भी है। आई थिंक आई मेक माई पॉइंट वेरी क्लियर। जैसे प्लांट का मैंने बताया कि फोटो पीरियोडिज्म होता है, पर्टिकुलर लेंथ ऑफ लाइट को सेंस करके फ्लावरिंग करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, स्पेशली जो एनिमल्स हैं। ठीक है, तो उनको क्या हो रहा है आजू बाजू में वो सब पता होता है। जैसे लाइकेन्स हैं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होता है लाइकेन वहाँ से गायब हो जाते हैं। दे वर्क लाइक अ बायो इंडिकेटर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिज्म सेंस करते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंडिंग आज आई टोल्ड यू, जैसा भी केमिकल होगा थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स। बहुत बारी लोग बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं। गलत है, सब में होते हैं। उनका बस टाइप सॉल्ट अलग होता है, वो अलग अलग सॉल्ट्स के होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में लाइट, वाटर, टेम्परेचर इसको सेंस करने का होता है। स्पेशली लीफ में उनकी सीड्स होती है, पॉल्यूटेंट को भी देख सकते हैं। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म उनके लाइफ साइकिल को डिसाइड करती है कि कब उनको फ्लावर बनाना है। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सो कब ब्रीडिंग करनी है। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म में भी, प्लांट में भी, एनिमल एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। दैट इज द ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, जिससे उनके अंदर हॉर्मोन्स बनते हैं और वो चीज़ें कर सकते हैं। ह्यूमन, उनको सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। हर एक आदमी की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, पर्टिकुलर चीज़ से लोग रिएक्शन भी अलग अलग देते हैं। ठीक है, सो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये सब में मिलेगा, किसमें? प्लांट में, एनिमल में, माइक्रोब्स में, फंजाई में। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं करूँगा नहीं। जैसे वायरसेस हैं, वायरसेस एक तरह का वायरस दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, वो भी होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो वो तब जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तब वो सेंस करेंगे, जब उनमें अवेयरनेस तब आएगी, वैसे नहीं आएगी। वैसे कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। तो वो नॉन लिविंग है, इसलिए मैंने बोला और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की चीज़ है। जैसे टच मी नॉट, लाजवंत, उसको तुम टच करोगे, तुमने किया होगा। ऐसे तो कोई गर्म पैन है, हॉट पैन को अगर टच करोगे तो क्या होगा? यू कैन सी हियर। ठीक है, तो आज जो भी मैंने पढ़ाया उसको रिवीजन करो। क्या क्या देखना है तुमको? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, 5 मैंने बताया था। 5 में से कितनी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कितने इनके नंबर हैं, कितने इनके नंबर हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये आपका रिवीजन हो गया। और सेम चीज़ आपको होमवर्क में अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स। मेरे जो नोट्स हैं इसको यूज़ करके अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। विच पोल नहीं चला, बट एनीवे, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड ग्रोथ। ग्रोथ तुम्हें बताना है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो पढ़ो। इंक्रीज इन मास ईदर ड्यू टू द एकुमुलेशन और ड्यू टू द, तो एकुमुलेशन होगा क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में? नहीं होगा।
इंक्रीज इन द मास ड्यू टू द इंटरनली सेल डिवीजन, ये तो सही बात है। इंक्रीज इन द नंबर, ये भी सही है। ड्यू टू रेप्लिकेशन एंड ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ, यस दिस इज करेक्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, नो। ठीक है। ग्रोथ इज सफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक टू डिटरमिन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग, नो। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी द सेकंड वन। एक बारी पढ़ के ट्राई करना, मैंने जानबूझ के बड़ा क्वेश्चन लिया हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हें ये देखना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुम्हें देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एक बारी तुम्हें डिमांड पता चल गया तब तुम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन द प्लेनेरिया कैसा था? फ्रेगमेंटेशन था, और बाद में दैट लीड्स टू द रीजनरेशन। तो कभी अगर फ्रेगमेंटेशन के जगह पे रीजनरेशन भी आया तो तुम इसको भी लगा सकते हो। ह्यूज पोटेंशियल होता है, बहुत पोटेंशियल होता है प्लेनेरिया में रीजनरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन वेरिएशन। देखो हम मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ऐसे बॉक्स में डाला हुआ है। ऑफ द प्रोजेनी फ्रॉम द पेरेंट्स, व्हाट डू यू थिंक और द अप्रोप्रिएट रीजन, मतलब सही रीजन क्या है, राइट रीजन क्या कहता है तुम्हारा लॉजिक? सिंस सेक्सुअल प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली जीन फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, ये तो गलत है, बाई पेरेंटल होता है। सेक्सुअल प्रोडक्शन इन्वॉल्व जीन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, देखो ये तो सही लग रहा है। विच अंडर गोज मॉडिफिकेशन टू प्रोड्यूस द ट्रेट दैट वेरी फ्रॉम द पेरेंट, ये तो सही है। ड्यू टू द वेरिएशन इन द टाइम, नो। पेरेंट्स डिसाइड द ट्रेट्स ऑफ द प्रोजेनी, नो, you cannot design this. So right answer is going to be the second one. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटाबॉलिज्म मीन्स, तो मैंने क्या बोला कि सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, मतलब क्या ये दोनों, कैटाबॉलिज्म ब्रेक करने वाला और एनाबॉलिज्म नया बनाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द एक्शन दैट द इन्वायरमेंट डज ऑन एन ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट क्या करता है? इन्वायरमेंट स्टिमुलस देता है, और ऑर्गेनिज्म क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह मैं सिंपल ऑर्गेनिज्म लिख रहा हूँ, तो ऑर्गेनिज्म ये देगा, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? नेचर को रिस्पॉन्ड करेगा। तो जो ऑर्गेनिज्म करेगा उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्ड, और या फिर रिस्पॉन्स, और जो इन्वायरमेंट करेगा ऑर्गेनिज्म पे उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सेल्फ नोट्स मेरे साथ ही चलना आपने। हर एक जो भी आपका लेक्चर होता है उस पर नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन पूछने हैं, और मेरे ख्याल से ये सारे पीडीएफ आपको ऐप पे अवेलेबल होंगे, यूट्यूब पे आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। और डीपीपी में जो मैं क्वेश्चन डालने वाला हूँ वो क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है। तो इतना करने के बाद मुझे लगता है कि आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म, जो बच्चों को अफोर्डेबल या फिर फ्री एडुकेशन के लिए इतना बड़ा काम कर रही है। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जो इतना बड़ा काम कर रहा हो। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंटायर पीडब्ल्यू टीम। और पीडब्ल्यू में हम रात दिन मेहनत करके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।